अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बांस की खेती करके लाखों की आय कमा रहे किसान की कहानी भाग 2। अच्छी बढ़वार हेतु अलसी की फसल में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, कार्यक्रम के कल के अंश में हमने आपको जिला कटिहार के सफल किसान अमरीश कुमार से मिलवाया था, जो कि बांस की खेती करके लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने बांस की सफल खेती किस प्रकार से की। बांस की खेती जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बांस एक ग्रास फैमिली से आती है और बांस में हम लोग 1 हेक्टेयर में लगभग 340 से 350 पौधे लगते हैं। एक बिट्टा, हम लोग यहाँ पे बिट्टा कहते हैं, इंग्लिश में क्लम्प्स कहता है उसको। तो इसको प्री मॉनसून मतलब बरसात के पहले आप इसको लगाइए और इसका जो बच्चा निकलता है जड़ से निकलता है। तो हम लोग मानसून के पहले लगाते हैं। बांस में कई प्रकार के हैं यहाँ पे, बनबांस, मोकला, जावा। तो अधिकांश हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि बनबांस लगाया जाए। बनबांस एक सॉलिड बांस है, कंस्ट्रक्शन में काम आती है, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब भी बांस लगाएं, जो आपके एरिया में मैक्सिमम डिमांड जिस बांस की है वो बांस लगाएं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि बांस की खेती के लिए बस इसके तैयार पौधों को खेत में रोपा जाता है। इसके लिए कतार से कतार 5 मीटर की दूरी रखते हैं। प्रत्येक 4 मीटर की दूरी पर 60 गुणा 60 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा खोदते हैं और बरसात के समय इसे लगाते हैं। और आइए अब जानते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। बांस में जो देखा जाए कि मल्चिंग ज़रूरी है जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है। और सबसे बड़ा चीज़ कि जिस मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा रहे उसमें बांस अच्छा रहता है। बांस में जो शुरुआती तौर पे आप जो बांस लगाएंगे उसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए दलहन फसलों से, जिसमें मटर है, राहड़ है। राहड़ एक अच्छी फसल है इंटरक्रॉपिंग के लिए। और इंटरक्रॉपिंग में बस ये ध्यान देना है कि कोई जानवर उनवर ना घुसे और कोई तरह की बीमारी नहीं लगे बांस में। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लगाना एक ही बार है और बस साधारण मेंटेनेंस है। उसके बाद आप इसका सिर्फ हार्वेस्ट करते रहिए। और कटने के टाइम में जो पहला गिरा होता है बांस ना, उसके ठीक ऊपर से काटा जाए। उसमें क्या होता है कि उसमें पानी नहीं अटकता है और वही पानी अटकने से और मॉइस्चर जहाँ रहेगी वहीं पे कीड़े अंडे दे देते हैं। किसान भाइयों, शुरुआती 3 वर्षों तक बांस के खेत से कोई भी आमदनी नहीं होती है, इसलिए खाली पड़ी जगह पर अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करना उचित रहता है। अंतर्वर्तीय फसलों में सब्जियां, अरहर, लोबिया, चना आदि के खेती कर सकते हैं।
बांस की खेती के लिए सरकार भी अनुदान देती है। और आइए अब जानते हैं कटाई एवं मार्केटिंग के बारे में। मेंटेनेंस के रूप में ये देखा जाए कि जब भी बांस की कटनी होती है, जब आप हार्वेस्ट करते हैं बांस को, तो ये विंटर मतलब अक्टूबर के बाद आफ्टर मॉनसून किया जाए विंटर के समय में। इसमें है क्या कि बांस में जो स्टार्च कंटेंट है वो कम रहती है। दूसरा चीज़ कि बांस जो कटे, आपका 2 साल पुरानी बांस कटे, जो और कटने के टाइम में जो पहला गिरा होता है बांस ना, उसके ठीक ऊपर से काटा जाए। इसका मार्केटिंग जो लोकल बायर्स हैं वो लेते हैं, और फिर कुछ सप्लायर्स हैं जो दूसरे राज्य में भी जाता है, वो आके खुद लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है क्या, उन्हीं की लेबर रहती है, हम लोग का इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, सिर्फ देखा जाए कि जो बांस 2 साल के ऊपर का है उसी को काटना चाहिए, वो मेंटेनेंस के तौर पे आपको देखना पड़ेगा ये चीज़। बांस सिर्फ खेती नहीं, ये बाद में आपका शौक बन जाएगा। ये फाइनेंशियल दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा हमारे किसान भाइयों को, और साथ साथ हम लोग एक बहुत ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर जाएंगे और ग्रीनरी अपना प्लैनेट में फैलाएंगे, प्रदूषण मुक्त एरिया में रहेंगे और फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट होगा। इसमें खामी कुछ है ही नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। इस तरह से किसान भाइयों, आप भी अमरीश जी की तरह बांस की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। तिलहनी फसल अलसी बुआई के समयानुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय कई प्रकार से फसल की बढ़वार बाधित होती है। इसलिए फसल की उचित बढ़वार के लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों जैसे कि सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन, फसल का कीट और रोगों से बचाव करना बेहद जरूरी होता है। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS सिंह। तो ऐसा है किसान भाई कि अगर आपने तीसी के अपने खेत में समय से लगा रखा है तो आपके पौधे अभी करीब करीब 1 महीने के होंगे। तो इस समय जो आपको मुख्य सस्य क्रियाएं करनी है जिससे आपको उपज भी बढ़े और आय भी। सबसे पहले आप, अगर आपने थिनिंग या बछनी या छटाई आपने नहीं किया हो तो सबसे पहले आप वो कर दें। 1 सप्ताह के बाद आप सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण करें। किसान भाइयों, फसल की अच्छी तरह से बढ़वार हो, इसके लिए आपको खरपतवार नियंत्रण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खरपतवारों का प्रकोप होने से फसल की बढ़वार तो अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ उत्पादन में भी काफी कमी आती है। तो आप खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। चाहे आप आदमी लगा के खुरपी के द्वारा करें या हैंड हो के द्वारा करें। अगर हैंड हो के द्वारा करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो कतार है उसके बीच में तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, लेकिन पंक्तियों के बीच में खरपतवार का नियंत्रण नहीं होता है। पंक्तियों के बीच में जो घास होगा, खरपतवार होगा, उसको उखाड़ना पड़ेगा। अगर यह भी आप नहीं कर सके तो कुछ रसायन है जो खरपतवारनाशी है, उसका उपयोग कर आप प्रभावी ढंग से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे इसमें डाइक्लोफोप मिथाइल नाम का एक रसायन है, उसका उपयोग करके 700 ग्राम से 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे आपका प्रभावी ढंग से खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा। तो एक दूसरा खरपतवारनाशी है आइसोप्रोटुरोन। आइसोप्रोटुरोन का आप 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 लीटर पानी में घोल के अगर स्प्रे करेंगे तो ये दोनों तरह के खरपतवार को, संकरी पत्ती वाली और चौड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवारों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर देता है। अमरबेल, कसकुट्टा, उसकी समस्या हो बहुत सारे खेतों में होती है, तो उसके लिए एक प्रभावी खरपतवारनाशी आया है
प्रोनोमाइड। तो प्रोनोमाइड का आप 1.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो उस कसकुट्टा अमरबेल का प्रभावी ढंग से नियंत्रण हो जाएगा। और जो मुख्य शस्त्र क्रियाएं हैं वो है सिंचाई। किसान भाइयों, इसके बाद बात करते हैं अलसी की फसल में सिंचाई की। प्राय अलसी की फसल असंचित रूप में बोई जाती है, परंतु जहां सिंचाई का साधन उपलब्ध हो वहां पर 2 सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई फूल आने पर तथा दूसरी दाना बनते समय करने पर उपज में बढ़ोतरी होती है। तो अगर आपके पौधे करीब 30 से 40 दिन के बीच में हो तो आप एक हल्की सिंचाई इसमें कर दें। हल्की सिंचाई करने से क्या होगा कि जो आपको मिट्टी में पोषक तत्व हैं उसको पौधा अच्छा से ले सकेगा और अपना वो बढ़वार को अच्छा ढंग से वो पूरा कर सकेगा। सिंचाई के बाद में कि जो आपका शेष नेत्रजन बचा है, जैसे इसका नेत्रजन 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, शुरू में आपने 30 kg दे दिया होगा बेसल डोज के रूप में। जो 30 kg अभी बचा हुआ है तो वो 30 किलो ऊपरी वेसन के रूप में छिड़काव कर दीजिए शाम में खेत में, जिससे पौधों को अच्छे से उसका उपयोग करने का मौका मिल सके। किसान भाइयों, अगर बात करें अलसी की फसल में रोगों की, तो इस फसल में मुख्य रूप से अल्टरनेरिया झुलसा रोग मुख्य रूप से लगता है। इस रोग का प्रकोप पौधे के सभी भागों पर होता है। सर्वप्रथम पत्तियों के ऊपरी सतह पर गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं और इसके बाद शाखाओं, पुष्पक्रमों एवं फलियों को भी प्रभावित करता है। तो इसकी रोकथाम के लिए फसल को बुआई से पहले बीज उपचार करना जरूरी होता है एवं खड़ी फसल में मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत सारे किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और हमारे कुछ किसान भाई इनकी देखरेख और प्रबंधन में लापरवाही कर देते हैं, जिस कारण उनके पशु विभिन्न तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन रोगों में से एक है थनैला रोग। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस रोग में पशु के थन खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं जिला पूर्णिया के पशु चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा। थनैला रोग हमारे पशुपालक बंधु जानते होंगे। कहीं कहीं देहाती क्षेत्रों में या जहां इसके बारे में जो हमारे पशुपालक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए हुए हैं, जानकारी के अभाव में पशुओं में जब थनैला रोग होता है तो पशुपालक समझते हैं कि उसको चोट लग गया या उसमें चूटी काट लिया या दूध नहीं ठीक से निकाले, उसके चलते हमको थन में कुछ दिक्कत हो गया। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु और फफूंदी द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। जिसको अंग्रेजी में हम लोग मस्टाइटिस कहते हैं। मस्टाइटिस में खास करके हमारे यहाँ बिहार में स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। ये आपका मस्टाइटिस का है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के चलते ऐसा होता है। पशुपालक बंधु, आप यहाँ ध्यान दें कि जब भी पशु के दूध में, उसके रंग में, उसके अंदर यदि मवाद टाइप का लच्छेदार या फटा फटा दूध निकले या जमा हुआ पस टाइप का या सूजन हो जाए थन में सडनली और टेम्परेचर के साथ, तो इसमें आपके पशु
जो है सो थनैला रोग से ग्रसित हो चुका है। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहाँ पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। दूध दोहने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इतना करने के बावजूद यदि पशु में ये रोग आ जाए तो इसका इलाज आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। इस तरह के जब भी आपको बीमारी मिले तो आप विलम्ब जो है सो योग्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करें और इसकी चिकित्सा प्रारंभ कर दें। इसके अडर में आप मस्टिवॉक या मामीसेफ या अडरसेफ इंट्रामाइमरी ट्यूब उसको डाल सकते हैं, या फिर एमॉक्सीरम 500 mg एक अडर में आप उसको इंट्रामाइमरी डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसको पेरेंट्रल रूट में एनरोफ्लॉक्सासिलिन की सुई आप लगाएं और साथ में सिफ्रोफ्लॉक्सासिलिन प्लस टैजोबैक्टम जैसे इंटासिफ टैजो, तो इस ग्रुप की दवा का आप प्रयोग करेंगे। वजन के हिसाब से यदि पशु देहाती है या लोकल छोटी नस्ल की हमारी गाय है उसमें आप 2250 मिलीग्राम आप उसको इंजेक्शन प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। साथ में दर्द निवारक में आप उसको दे सकते हैं, मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल का कंपोजिशन की दवा उसको आप दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो बिहार में ट्रेंड है कि पहले पशु को भरदम भोजन करा दिया जाता है भरपेट, उसके बाद लोग मिल्किंग के लिए बैठते हैं। तो इसमें होता क्या है, पशु मिल्किंग के बाद रिलैक्स हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है और पशु मिल्किंग के बाद आधा एक घंटा के अंदर पशु बैठ जाता है। आप सुबह में मिल्किंग करें और मिल्किंग के बाद उसको खाना पे लगा दें तो कम से कम 2-2.5 घंटे तक पशु आराम से खाते रहेगी और उस स्थिति में पशु का बैठने का चांस बहुत कम है। तो आप इसमें 90% 95% इस बीमारी से अपने पशुओं को बचाव कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला बेगूसराय से कमलेश शाह ने। यह लीची के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो कमलेश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपको लीची का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किस प्रकार किया जाए, कब इसकी कटाई छटाई की जाए, किस प्रकार से की जाए, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सामान्यतः लीची की बाग में किसी प्रकार की कटाई छंटाई की आवश्यकता नहीं होती है। फल तोड़ने के समय लीची के गुच्छे के साथ टहनी का भाग भी तोड़ लिया जाता है। इस तरह इसकी हल्की काट छाट अपने आप ही हो जाती है। जब हम फल तोड़ाई कर लेते हैं, फल तोड़ाई में ही हम लोग 1-1, 1.5 फीट का टहनी तोड़ लेते हैं, लेकिन जहाँ पर टहनी छूट जाता है वहाँ पर ही बीमारी का कारण होता है। देखते हैं कि पत्तियाँ उसकी मुड़ जाती हैं और वो बीमारी से आक्रांत हो जाता है। कटाई छटाई के उपरांत आपको देख लेना चाहिए कि किस तरह से कटाई छटाई सही हुआ है या नहीं हुआ है तो उसी समय इसकी कटाई छटाई करें। कटाई छटाई वाले भाग में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोई भी फंजीसाइड का गहरा लेप लगा दें। और ये जो खरपतवार है, यही खरपतवार कीड़े मकोड़ों के घर का कारण बनता है। ये घर कीड़ा मकोड़ों का घर होता है, पौधे को वो नुकसान पहुंचाते हैं और आके रहने के लिए उन फसलों पे आके। तो किसान भाइयों को थोड़ा सा इसके लिए भी जागरूक होना होगा कि बगीचे में खरपतवार ना रहें। बगीचे की समय जुताई करें। जुताई करने के उपरांत आप इसमें नमी का भी प्रबंधन हो जाता है। बरसात के मौसम में अक्सर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप लीची के बाग में होता है। साथ ही वातावरण में अधिक आर्द्रता के चलते कई रोग भी पनपने लगते हैं। तो किसान भाइयों, इन रोग व कीटों की रोकथाम कैसे करनी चाहिए, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। उस बगीचे में आपको मकड़ी का आक्रमण ज्यादा होता है, चीटा का आक्रमण ज्यादा होता है। इन सब से बचने के लिए सबसे सर्वप्रथम हम लोगों को सूर्य के प्रकाश का व्यवस्था हम लोग को बगीचा में खुद से करना होगा। 1.5 ml 3 लीटर पानी में
मिलाकर उसमें स्टिकर के साथ शैम्पू मिलाकर पौधे पर उसका छिड़काव करें। इससे जितना भी कीड़ा मकोड़ा से आक्रांत पौधा होगा उसका प्रकोप घटेगा। धड़ छेदक कीट, ये कीट लीची के वृक्षों के तनों एवं शाखाओं में छेद करते रहते हैं, जिससे वहां से डाली व तना कमजोर हो जाता है और तेज हवा चलने पर वहां डाली टूट जाती है। इसकी रोकथाम के लिए तने में इन छेदों में लंबा तार डालकर कीड़ों को मार दें। इसके उपरांत छेद में केरोसिन या मेलाथियान दवा इंजेक्शन के माध्यम से डालकर उस छेद को रुई या गीली मिट्टी से बंद कर दें। इस प्रकार से बताए गए प्रबंधनों को अपनाकर आप आने वाले समय में इन लीची के बागों से अच्छा फलन ले सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सोनपुर में आयोजित कृषि मेले की मुख्य झलकियां और जानकारी। आम के पुराने बागों की जीर्णोद्धार तकनीकी पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।